नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म में। भैया आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को देखते हैं। हम 18 और 19 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 13 मई को। हमारा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया है। उद्देश्य है इसका लोगों में प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें संरक्षण हेतु प्रयासों के लिए प्रेरित करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने की शुरुआत भैया 2006 में हुई थी और इसकी थीम क्या थी? जल सतत पक्षी जीवन। ये भैया इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? फिलहाल भैया इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता भारत में बैन है। तो ये पहला राज्य कौन सा है वो भी देख लेते हैं। और भैया जो अभी देश को पहला देश कौन सा उसको भी देख लेते हैं। और जो अभी हाल ही में किस देश को मान्यता प्रदान की गई उसके बारे में जान लेते हैं। तो भैया कौन से देश को मान्यता कानूनी मान्यता दी गई है? तो पुर्तगाल को मान्यता दी गई है। हाल ही में कानूनी मान्यता पुर्तगाल, इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता पुर्तगाल देश को दी गई है। हाल ही में यूरोपियन देश पुर्तगाल द्वारा इच्छा मृत्यु के कानून की मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रावधान के तहत 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता व अनुदान करने की अनुमति दी जाएगी यदि वे गंभीर रूप से बीमार हैं या असहनीय पीड़ा में हैं। यानी भी अगर वो गंभीर रूप से बीमारी में हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर वो किसी असहनीय पीड़ा में हैं, तब जाके उन्हें इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश तो भैया था नीदरलैंड था। और दूसरा देश है पुर्तगाल है, जिसे हाल ही में कानूनी मान्यता इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी मान्यता दी गई है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भैया ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरला में किया जाएगा। फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल की टीम लिख गया, ये थीम है स्वास्थ्य सेवा से उभरती चुनौतियों को पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। ये भी 2023 की थीम है। महत्व तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका महत्व क्या है? आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन केंद्र सरकार गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए आयुर्वेद को एक संपूर्ण प्रणाली के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास इंडोनेशिया में किया जा रहा है और इंडोनेशिया भारत के बीच में हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए आईएनएस क्रांति इंडोनेशिया के बाटम में पहुंच गया है। कवराती स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित ASW लड़ाकू जलपोत है। अभ्यास समुद्र शक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारंपरिकता जुड़ा और आपसी सहयोग का विस्तार करना है। यानी भी पारंपरिक जुड़ाव और आपसी सहयोग का विस्तार करना है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास
गरुड़ शक्ति है और समुद्र शक्ति है। ये भी इंडोनेशिया और भारत के बीच होने वाले अभ्यास हैं। मंकी पॉक्स बीमारी और एमपॉक्स का वाहक क्या है, यानी ये किसके द्वारा फैलता है? तो भैया ये वायरस के द्वारा फैलता है। मंकी पॉक्स और एमपॉक्स यानी या एमपॉक्स एक वाहक बीमारी है। यह किसके द्वारा फैलता है? तो भैया ये वायरस के द्वारा फैलता है। हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है। 11 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है कि मंकी पॉक्स बीमारी अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। WHO के महानिदेशक के अनुसार वायरस का प्रकोप अब अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन चिंता का विषय नहीं है। मंकी पॉक्स है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जोनोसिस जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये वो बीमारी है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं, लेकिन चिकित्सीय रूप से कम गंभीर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का संबंध भैया किस राज्य से है? तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का संबंध भैया उड़ीसा राज्य से है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा में गजपति जिले में बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना में कुल 936 करोड़ रुपए की कीमत से बनाया जाएगा। इस परियोजना से गजपति व गाजम जिलों में 6,260 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना से 36 किलोवाट हाइड्रो पावर पैदा किया जाएगा। इस परियोजना को 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। उड़ीसा की प्रमुख अन्य परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना या उड़ीसा की परियोजना है। निचली इंदिरा वृहद सिंचाई परियोजना, कुआरिया मध्यम सिंचाई परियोजना, आनंदमपुर बैराज नहर सिंचाई परियोजना, ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो दंड यात्रा और दंड यात्रा यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य में आयोजित किए जाने वाले दंड यात्रा या दंड यात्रा एक पारंपरिक उत्सव है जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आयोजित किया जाता है। और यह उत्सव उड़ीसा राज्य में बहुत हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश में प्राचीन नृत्य में से एक दंड नाच का सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली और देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और आरती की जाती है। यानी दंड यात्रा में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली और देवी पार्वती और भगवान शंकर शिव की पूजा की जाती है। उड़ीसा राज्य के प्रमुख उत्सव के बारे में देख लेते हैं। रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव और छाऊ महोत्सव, माघ सप्तमी, पूरी बीच फेस्टिवल, ये उड़ीसा राज्य के प्रमुख महोत्सव हैं। हिम डाटा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया हिम डाटा पोर्टल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। यानी हिम है तो भैया हिमांचल हमारा सबसे अच्छा ट्रिक है। हिम से हम हिमांचल के बारे में पहचान लेंगे। तो हिम डाटा पोर्टल को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता को बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करने के उद्देश्य से हिम डाटा डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे राज्य की कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने और उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल राज्य में लाभ वितरित प्रणाली को मजबूत करेगा तथा ज़रूरतमंद लोगों को आबादी तक
तक लाभ वितरण और उनकी डिजिटल पहचान कर सकेगा। यानी ज़रूरतमंद लोगों तक राज्य की योजनाओं पहुंचाएंगे और उससे डिजिटल पहचान किया जा सकता है। इस हिम डाटा पोर्टल का उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, बेटी है अनमोल योजना, सहारा योजना, हिम केयर योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, पुष्प क्रांति योजना, मोक्ष धाम योजना। ये भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया पब्लिक पॉलिसीज ना का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया पब्लिक पॉलिसीज का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया पब्लिक पॉलिसीज बुक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। हाल ही में रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया पब्लिक पॉलिसीज नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक अशोक दलवाई, लेखक अजय त्यागी, अरविंद मेहता, आलोक श्रीवास्तव, राजेश सिंह, रीना रे, सीमांत पांडे, चित्रधर शैलेंद्र जोशी, सतीश तिवारी और तरुण श्रीधर द्वारा लिखी गई है। ये भी अब पुस्तक इतने लोगों के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अज़रबैजान बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह भैया भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अज़रबैजान में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते हैं। यह स्वर्ण पदक के साथ भारत पदक तालिका में चीन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय पदक विजेता के बारे में जान लेते हैं। सरबजोत सिंह और दिव्या TS 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। हृदय हजारिका पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। नैन्सी मंदोत्रा महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। रिदम सागवान महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। तो ये भैया हमारे 4 पदक थे जिनके बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया ये हाल ही में अभी चर्चा में था। तो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के चेयरमैन के रूप में रथेंद्र रमन को यहाँ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। रथेंद्र रमन को हाल ही में कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। यह कोलकाता बंदरगाह के नाम से पहले जाना जाता था। कोलकाता बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम जून 2020 में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी वाला प्रमुख बंदरगाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारा, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भैया एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलांकर को
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलांकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनके खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलांकर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलांकर देश के खगोलीय अनुसंधान शुरुआत करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक हैं। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। भारत में खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के सम्मान में स्थापित किया गया था, जिसे देश में रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया 4 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में मोटे अनाज का बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के देहरादून में 4 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। मोटे अनाज की उत्पादकता को 2025 तक दोगुना करने का इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चिलिपू नामक प्राकृतिक उर्वरक को लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में चिलिपू नामक प्राकृतिक उर्वरक को लॉन्च किया गया है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए वेस्ट यानी बेकार पदार्थों को रिसाइकिल करके चिलिपू नामक एक प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक उर्वरक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी चिलिपू एक भैया जो जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करके उनका रिसाइकिल करके बनाई गई प्राकृतिक उर्वरक है। इसे बाजार में बिक्री के लिए भी उतारा गया है। उस ऑस्कर नामांकित वृत्तचित्र का नाम क्या है जिसने हाल ही में पीबॉडी पुरस्कार जीता है? तो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया पुरस्कार है, पीबॉडी पुरस्कार। उसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्कर नामांकित वृत्तचित्र राइटिंग विद फायर, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म है जिसे हाल ही में पीबॉडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो भैया कौन सी फिल्म है? राइटिंग विद फायर, यानी इसके लिए हाल ही में पीबॉडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर आधारित राइटिंग विद फायर शॉर्ट फिल्म को हाल ही में 83वें पीबॉडी पुरस्कार दिया गया है। इस शॉर्ट फिल्म में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। राइटिंग विद फायर को ऑस्कर के लिए भी चुना गया था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्ट के द्वारा 1940 में पीबॉडी पुरस्कार दिया जाता है। 1940 से भी पीबॉडी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट भैया इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे करंट से रिलेटेड होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और वो रिवीजन होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। 16 और 25 जून 2023 को आयोजित होने वाला दिव्यांग ओलंपिक के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मास्टरकार्ड आईसीसी के वैश्विक प्रायोजन के रूप में भारत पर को इस प्रतिस्थापित किया गया है। लिंडा याक्रिनो ट्विटर की नई सीईओ बनी है। इससे पहले एलन मस्क ट्विटर के सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। 2027 में पुरुषों के बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन भी कतर में किया जाएगा।
2027 में पुरुषों के बास्केटबॉल का आयोजन विश्व कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में रितेंद्र रमन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कनाडा के राजनयिक को चीन के द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, शहर में वाहनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए शिमला पुलिस के द्वारा 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की पहल को शुरू किया गया है। शिमला पुलिस के द्वारा कौन से ट्रैफिक प्लान को शुरू किया गया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को शुरू किया गया है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद को दुनिया का सबसे समयवृद्ध हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, 12 मई 2023 को आठवीं एससीओ के कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी को लॉन्च किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित टारगेट का प्रशिक्षण करने वाला भोपाल भारत का पहला शहर बना है। मिलते हैं, आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।